नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी एचेवेरिया ऑनस्लो की केयर टिप्स पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो ये रहा हमारा एचेवेरिया ऑनस्लो। अब दोस्तों, हर एक सक्लेंट का नाम होता है, चाहे वो एचेवेरिया हो, सीडम हो, ग्रैप्टोपेटालम हो, ग्रैप्टोवेरिया हो, सबका अलग अलग नाम होता है और सबका अलग अलग एक जीनस होता है। अब अगर आप नर्सरी जाएंगे और आप उनसे नाम पूछेंगे तो वो आपको इस पौधे का नाम लक्ष्मी कमल ही बताएंगे और ज्यादातर हर किसी सक्लेंट को वो लक्ष्मी कमल नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन असल में सक्लेंट की दुनिया में लक्ष्मी कमल नाम का कोई भी सक्लेंट नहीं है। इनका सबका अलग अलग एक लैटिन नाम होता है। तो ये एचेवेरिया ऑनस्लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही आसान सा सक्लेंट है या बहुत ही मुश्किल सा सक्लेंट है। ये आपके वातावरण और आप किस तरह से इसकी केयर देते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि ये कितनी अच्छी से ग्रो हो जाएगा। और इसे हेल्दी ग्रो करने के लिए तो आज की वीडियो में हम इस सक्लेंट की बेसिक जरूरतें और केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से शुरुआत करते हैं। एचेवेरिया ऑनस्लो को 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पसंद होता है। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर जाने लगे तो इसको थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी। खास करके अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा तो फिर सक्लेंट थोड़ा खराब होने लग सकता है या फिर मर भी सकता है अधिक गर्मी के कारण। तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस इनके लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है। इसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, सभी सक्लेंट्स को जो है थोड़ा सा ड्राई एनवायरनमेंट पसंद होता है। जैसे मेरे शहर बैंगलोर में दिन के टाइम पर ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ही लो होती है, यानी कि जो हवा में नमी होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो जो ह्यूमिडिटी लेवल्स होती है वो थोड़ी सी राइज होने लगती है। तो मैं कहूँगा कि दिन के समय पर जो ह्यूमिडिटी लेवल होती है मेरे शहर में वो तकरीबन 50% या 40% के आसपास होती है। गर्मियों के टाइम पर तो ये 20% तक चली जाती है दिन के दौरान। लेकिन रात के समय हमेशा जो है ह्यूमिडिटी 90% के आसपास ही रहती है। तो ये सक्लेंट्स को बहुत ही पसंद आता है। ये ऐसे वातावरण में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपकी मिट्टी। यहां पर बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं गलत टाइप की मिक्स को लगाकर। तो जो हमारी सॉइल मिक्स होती है ये बहुत ही लूज, पोरस, झरझरी और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये मिट्टी में बहुत ही कम होना चाहिए। इनको बहुत ही हाई ऑर्गेनिक मिट्टी पसंद नहीं होती है। अगर मिट्टी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व हो तो फिर ये सक्लेंट को नुकसान पहुंचाते ही हैं और उसके अलावा आपके पौधे में फंगस, कीट ये आदि वगैरह सब आते रहेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको मिट्टी जो है लूज, पोरस, झरझरी, जो अच्छी सी जल निकासी करती हो और जो 2 या 3 दिनों के अंदर ही सूख जाती हो। अब सॉइल मिक्स का वीडियो तो मैंने पहले ही बना चुका हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसी तरह की एक मिट्टी तैयार कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं पानी देने की। अब दोस्तों, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम सक्लेंट्स को पानी कब दें। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको बता दूं कि आप 5 दिन में एक बार पानी दें या 2 हफ्तों में एक बार पानी दें, ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि ये आपको चेक करना होगा कि आपकी मिट्टी कब पूरी तरह से सूख जाती है। अब जब मैं बोलता हूं कि पूरी तरह से मिट्टी को सूखना है, यानी कि जो ऊपरी परत होती है वहां से लेके जो नीचे की परत होती है ये पूरी मिट्टी जो है सूखनी चाहिए। उसी के बाद आप सक्लेंट्स को पानी दे सकते हैं। तो एचेवेरिया ऑनस्लो को भी आपको ऐसा ही वाटरिंग स्केड्यूल रखना है जहां पर मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अब मिट्टी कितनी जल्दी सूखेगी ये आपके सीजन पर डिपेंड करता है, ये आपके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ये आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, आपके सक्लेंट को कितनी डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, आपने इस सक्लेंट को कहाँ रखा है, आपका जो पॉट का मटेरियल ये कौन सा है। अगर ये मिट्टी का पॉट है तो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी। अगर प्लास्टिक या सिरामिक का पॉट है तो मिट्टी सूखने में थोड़ी सी वक्त लगेगी।
इसलिए मैं हमेशा जब भी मुझे कोई पूछता है कि हम सक्लेंट को पानी कब दें, इसका कोई सही उत्तर नहीं होता है, क्योंकि ये आपको चेक करना होता है और फिर ही पानी देना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मिट्टी को जल्दी सुखाने में मदद करेगी। तो आपको इन सब चीजों को चेक करके ही पानी देना है। लेकिन अगर बहुत आसान तरीके से बताना है तो मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाए तब ही आप अपने सक्लेंट को पानी दें। अब सनलाइट की बात करते हैं। एचवेरिया ऑनस्लो को 5 से 6 घंटे की मॉर्निंग डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है। ये कम रोशनी में ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं मेरा सक्लेंट कितनी अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट है। तो इस तरह से कॉम्पैक्ट रखने के लिए सक्लेंट को आपको 5 से 6 घंटे की सीधी धूप देने की जरूरत है, और इसे घर के अंदर या कम रोशनी में ना रखें, नहीं तो ये स्ट्रेच होने लग जाएगा। यानी कि ये पूरा जो कॉम्पैक्ट लुक है ये चला जाएगा अगर सक्लेंट को अच्छी मात्रा में रोशनी नहीं मिलती है। ये एक और चीज जो मैंने काफी लोगों से सुनी है कि नर्सरी वाले भैया ने कहा है कि सक्लेंट को घर के अंदर रख लो, तो कृपया ऐसा ना करें। सक्लेंट्स को कभी भी आप घर के अंदर या अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। आप घर के अंदर तब रख सकते हैं अगर आपके खिड़की पर 5 से 6 घंटे की सुबह की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। अगर डोमेंसी और नॉन डोमेंसी के बारे में बात करें तो जी हाँ, सक्लेंट्स भी डोरमेंट जाते हैं, जैसे कि एचवेरिया। एचवेरिया एक ऐसी वैरायटी है जो विंटर्स के दौरान डोरमेंट जाती है, और बाकी के जो ज्यादातर सक्लेंट्स होते हैं जैसे कि ग्राप्टोवेरिया, ग्राप्टोपेटालम, सीडम, क्रसूला और भी बहुत सारे सक्लेंट्स हैं, सेडिवेरिया, ये सारे सक्लेंट्स जो है विंटर के टाइम पर इनका ग्रोइंग सीजन होता है और समर के टाइम पर इनका डोमेंसी पीरियड होता है। लेकिन एचवेरिया एकमात्र ऐसा सक्लेंट है जो विंटर के टाइम पर डोरमेंट होता है। अब दोस्तों, मैं किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप करते हैं तो विंटर के टाइम पर एचवेरिया में कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सक्लेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो कृपया एचवेरिया में विंटर्स के दौरान कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। अब मुझे सक्लेंट्स को उगाते हुए अगले साल तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। मैंने 7 से 8 साल पहले ही सक्लेंट्स को फर्टिलाइजर देना बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मैं थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर यूज किया करता था, और मैंने देखा कि जिन सक्लेंट्स को मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया था वे भी उसी तरह से बढ़ रहे थे जैसे कि जिनको मैंने फर्टिलाइजर दिया था। तो मुझे लगा कि चाहे मैं फर्टिलाइजर दूं या ना दूं, वो उसी तरह से ग्रो होते हैं, उसी तरह से स्वस्थ लगते हैं। तो मैंने कंप्लीटली जो है फर्टिलाइजर देना बंद कर दिया, और अभी 8 साल हो चुके हैं, 7 से 8 साल हो चुके हैं, और मेरे सक्लेंट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। वे फ्लावरिंग भी करते हैं, वो पप्स भी डालते हैं, और मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई फर्टिलाइजर नहीं डालते हुए। मैं आपको कुछ और सक्लेंट्स भी दिखाऊंगा जो फ्लावरिंग कर रहे हैं विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी सक्लेंट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो अगर हम कीट की बात करें तो जी हाँ, एचवेरिया जो है मीलीबग से प्रभावित होते हैं। तो आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर छिड़क सकते हैं। मैं हमेशा 2 से 3 हफ्तों में एक बार 1 पिंच दालचीनी पाउडर जो है मिट्टी के ऊपर छिड़क देता हूं। जो दालचीनी की खुशबू होती है उससे काफी सारे कीट जो है इरिटेट हो जाते हैं और वो सक्लेंट्स के आसपास नहीं आते हैं। लेकिन ये आपको 2 या 3 हफ्तों में एक बार जरूर करना है। या तो आप इसे ड्राई पाउडर में मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं या पानी में मिला के डाल सकते हैं। और अगर आपको कीट जो है सक्लेंट के ऊपर या स्टेम पर नजर आए तो आप जो मेकअप ब्रश होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट बालों वाला मेकअप ब्रश होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे से काम आएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे मीलीबग्स का ज्यादा कुछ इशू नहीं होता है क्योंकि मेरी मिट्टी में बहुत ही कम पोषक तत्व है। जो मैं फिल्टर्ड गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करता हूं सिर्फ वही होती है, और बाकी मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी पोषक तत्व या ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालता हूं, तो मुझे कभी मीलीबग्स का इशू नहीं होता है। तो आपको इन बात का ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, नीम ऑयल का इस्तेमाल कभी भी अपने सक्लेंट्स पर ना करें। भले ही मीलीबग आपके सक्लेंट को मार दे या ना मार दे, पर नीम ऑयल आपके सक्लेंट को जरूर मार देगा। तो नीम ऑयल का कभी भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जो आप, ये जो एरिया होता है इसे क्राउन एरिया कहते हैं, ये सबसे
डेलिकेट एरिया होता है, यहीं से जो है सक्यूलेंट की ग्रोथ होती है। और अगर ये डैमेज हो जाएगा तो फिर आपका सक्यूलेंट खराब होने लगेगा। तो किसी भी तेल का या किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड को सक्यूलेंट के क्राउन एरिया पे स्प्रे ना करें, इससे आपका सक्यूलेंट डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों बस यही गाइडलाइंस थी, बस यही केयर टिप्स थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप सक्यूलेंट्स को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप सक्यूलेंट्स को पानी दे रहे हैं, यानी कि जब मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो और जब आप पानी दे रहे हैं, तो कृपया करके सक्यूलेंट के क्राउन एरिया के ऊपर पानी ना डालें या किसी भी सक्यूलेंट के पत्तों के ऊपर पानी ना डालें। आपके पास बहुत सारी जगह है जहां पर आप पानी डाल सकते हैं। आपको इसके अंदर ही पानी देना है, यानी कि मिट्टी में ही पानी देना है। सक्यूलेंट्स के ऊपर पानी ना गिराए, इससे सक्यूलेंट को डैमेज हो सकता है। तो सिर्फ मिट्टी में पानी दीजिएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पानी हम कैसे दे सकते हैं, इससे तो सक्यूलेंट के ऊपर पानी जरूर गिरेगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये एक पुरानी डिटर्जेंट की बोतल है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के इसमें एक स्ट्रॉ लगा लिया था, और जब मैं वाटरिंग करता हूं तो इस स्ट्रॉ की मदद से सिर्फ मिट्टी के ऊपर ही पानी देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसमें पानी नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही वाटरिंग की थी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इस तरह से दिखा रहा हूं। तो आप स्ट्रॉ की मदद से सिर्फ मिट्टी पर ही पानी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मददगार लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।